बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडीएम जलसे में होने वाले पेशावर जलसे में होने वाले 10-11 जो खिताब हुए हैं, जो तकारीर हुई हैं, उसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या बात की गई और किसने कौन सी काबिल ज़िक्र बात की, किसने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। और बल्कि आगाज़ तो इस चीज़ से करते हैं कि इंतहाई फ़्लॉप शो, इंतहाई नाकाम शो। और मेरे यकीन करें मैं हैरान हुआ ये देख कर कि बहुत कम तादाद थी जलसे में, बहुत 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 नाकाम शो। और शायद इसकी वजह यह भी है कि फजल रहमान साहब अपने तमाम मदारिस के बच्चों को नहीं लाए, तमाम मदारिस के तमाम बच्चों को नहीं लाए। शायद क्योंकि ये ANP जो है वो काफ़ी इख्तलाफात का इजहार कर रही थी, तो फजल रहमान साहब ने कहा होगा कि ठीक है फिर बंदे भी आप ले आएँ। ये नहीं हो सकता कि बातें भी आप लोग अपनी मनवाएं, मेरी ना माने, और बंदे भी और बच्चे भी मैं अपने मदारिस के लाऊं, ऐसे नहीं हो सकता। और ये बहरहाल हुकूमत के लिए काफ़ी इत्मीनान की बात होगी कि पीडीएम में जिस तरह से जो है वो एक पेशावर में जिस तरह से वो जलसा करना चाहते थे तो उस तरह से वो जलसा नहीं था। दूसरा ये भी है कि हमने देखा कि बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता रहा, क्योंकि ये इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए, फ़ौज को ब्लैकमेल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अपनी सियासत करेंगे, जो खिलाफ बातें करेंगे, वो बलूचिस्तान पर करेंगे। बलूचिस्तान का जिक्र इसलिए करते हैं कि बलूचिस्तान एक रियासत के लिए हसास एरिया है, वहाँ पर दुश्मन मुल्क की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत है, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें बहुत एक्टिव हैं। तो इसलिए ये बलूचिस्तान की बार बार बात करके वहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों की और अपने हामियों के मज़ीद जज्बात को उभारेंगे फ़ौज के ख़िलाफ़, और ये उभार कर उनके जज्बात और फ़ौज को ब्लैकमेल करेंगे कि देखें जी वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो आप अब भी टाइम है, हमसे बात कर रहे हैं, कर लें, हमें NRO दे दें, हमें डील दे दें, हमें डील दे दें। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। मौलाना तारुमान की तकरीर जो थी उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। इस दौरान फिर सारी क़यादत आ गई, फजल रहमान साहब और सारे, और फिर नारे लगते रहे और उनकी तकरीर ख़त्म हो गई। इसके बाद सबसे पहली तकरीर अख्तर मेंगल साहब की हुई। उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाया, उन्होंने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाया, उन्होंने यहाँ तक कि फ़ौज को दहशतगर्द कहा। उन्होंने कहा कि तमाम जनरल जो हैं वो मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, जनरल अयूब से लेके और मौजूदा आर्मी चीफ़ तक। और कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि हमारे नाम ना लो, और उन्हें कहा कि बहरहाल उन्होंने काफ़ी जो है ना वो सख्त, मैं आधे मिनट की तो उनकी एक शॉट है वो आपको सुना भी देता हूँ। उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत जो है वो सख्त तकरीर की, और मैंने आपको बताया ना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि बलूचिस्तान के लोगों से ज़्यादा बात कराई जाए, बलूचिस्तान वाले ज़्यादा फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाएं, ताकि फ़ौज को ब्लैकमेल किया जा सके कि बलूचिस्तान में हम हालात जो हैं वो ख़राब कर देंगे। ये ज़रा सुनिएगा वो क्या फरमाते हैं। पूरी फ़ौज का इल्ज़ाम दे रहे हैं, और शुरू में उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि फ़ौज का नाम ना लो। तो ये शायद वो बिलावल को सुना रहे थे, बिलावल पे टोंट कर रहे थे, बिलावल पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। और उसकी वजह यह है कि बिलावल ही पीडीएम की जमातों में से तो शदीद इख्तलाफ कर रहे हैं कि फ़ौज का नाम जो है वो नहीं लेना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की तकरीर थी, इंतहाई फजूल तकरीर थी, कोई बात नहीं थी। बहरहाल बाकी कुछ 6-7 मुकर्रीन ने 18वीं तरमीम पे बहुत बात की, हालांकि 18वीं तरमीम पे ना कोई इस वक्त मौजू है ना कुछ, और किसी तकरीर में कोई अवामी इशू नहीं था, कोई अवामी बात नहीं थी। इंतहाई बोरिंग तकरीर, कोई उस तरह से नहीं थी जैसे होता है ना कि आप तकरीर करते हैं, वही जो पहले दिन से बातें कर रहे हैं, वही बातें वही बार बार दोहरा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, कोई तजवीज़ नहीं है, कोई काबिल अमल बात नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप स्पेसिफिक बताएंगे यहाँ पे ये हो रहा है तो ये करना चाहिए तो आवाम को ये फ़ायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद महमूद अचकज़ई की तकरीर हुई। ज़्यादा तकरीर उनकी पश्तो में थी, ज़ाहिर है अब मुझे पश्तो नहीं आती, पश्तो में वो क्या कहते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और DGISI जनरल फैज़ हमीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि हम इस हुकूमत के पीछे नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि फिर हमारा फ़ौज से इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बग़ैर किसी रिकॉर्ड के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तहकीक के कहा कि 30,000 पश्तूनों को पिछले 10 साल में मारा गया है, और इल्ज़ाम वो फ़ौज पे लगा रहे थे। सबसे वैसे सख्त तकरीर जो है वो अख्तर मेंगल की थी फ़ौज के हवाले से, और उसके बाद महमूद अचकज़ई की थी। आफ्ताब शेरपाव आए। आफ्ताब शेरपाव ने पश्तो में तकरीर की, 18वीं तरमीम पे बात की,
और नेशनल डायलॉग पे की भी बात की। मियाँ इफ्तिखार हुसैन आए, उन्होंने करारदाद पेश की, सारी उसमें नई बातें, वो पुरानी बातें थी, ये वो फ्लांटिंग सारा वो जो आपको पता ही है, जो रामलीला है उनकी सारी। और कोरोना के ऊपर उन्होंने बात की, कोई कोरोना शरोना नहीं है, अफ़गानिस्तान के उन्होंने कहा सारे रास्ते खोल देने चाहिए। और साथ ही उसके बाद अमीर हैदर होती आए, उन्होंने पश्तो में कुछ की, उर्दू में की, उनकी तकरीर में भी वही 18वीं तरमीम और बाकी सारी वही बातें जो PDM के लोग कर रहे हैं वो सारी बातें थी। उसके बाद आ गए बिलावल की तकरीर में हैरानकुन तौर पर यह है कि वो कहते हैं कि हुकूमत ने एहसानुल एहसान को जेल से भगाया, गुड तालिबान बैड तालिबान का खेल आज भी जारी है, APS के कातलों को NRO दिया गया। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें पहले पीपल्स पार्टी के लोग या नून लीग के लोग इन तीनों चीज़ों पे इल्ज़ाम लगाते हैं फ़ौज पर, लेकिन बिलावल की तब्दीली थी तकरीर में बहुत बड़ी कि उन्होंने एहसानुल्लाह एहसान के फ़रार को भी हुकूमत पर डाला, फ़ौज का नाम नहीं लिया, फ़ौज पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। गुड तालिबान बैड तालिबान भी ये पहले फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया जाता था, अब उन्होंने हुकूमत पर लगाया और APS के कातलों के हवाले से भी हुकूमत का नाम लिया। और उन्होंने कहा कि पुलिस और फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि उन्होंने फ़ौज की कुर्बानियों का जिक्र किया, पुलिस की कुर्बानियों का जिक्र किया। इसी दौरान फिर मरियम जो हैं वो आई स्टेज पर तो नहीं जहाँ पे तकरीर हो रही थी, और फिर उन्होंने पता नहीं किसने ऐलान किया कि मरियम बीबी की नानी मर गई है, तो वो एक ऐलान करना चाहती हैं। तो हालांकि उनकी दादी थी, उनको ये नहीं पता था कि वो उनकी दादी है, नानी नहीं है। तो फिर जो है वो मैं क्योंकि इस इशू पे तो पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, इस सारी ड्रामेबाजी पे। तो फिर बिलावल फिर इस दौरान फातिहा फातिहा पढ़ी गई, फिर बिलावल ने दोबारा तकरीर पर आए। लेकिन जो लाइव देख रहा था, शायद क्योंकि वो दरमियान में कोई वो चल रहे थे तराने वगैरह, गाने वगैरह, तो मैंने बहरहाल नहीं सुना कि बिलावल ने जो है वो ताज़ियती कोई अल्फाज अदा किए हों। अगर उन्होंने किए भी हैं तो शायद उस दौरान क्योंकि वो तराने चल रहे थे, तो इसलिए वो मैं कम अज़ कम मुझे नहीं वो सुनाई दिए कि उन्होंने कोई ताज़ियती अल्फाज कहे हों। उसके बाद जस्टिस वक़ार सेठ की उन्होंने तारीफ़ की, उनको सलाम पेश किया बिलावल ने, और नायब के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें करते रहे। और फिर उन्होंने फ़ौज के हवाले से इस हद तक ज़रूर कहा कि आप पिंडी और अपारा का फ़ैसला नहीं, आवाम का फ़ैसला चलेगा। और थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बात की। और बाकी कोई बरह रास्त फ़ौज के ख़िलाफ़ सख्त बात बिलावल की तकरीर में नहीं थी। ये बहरहाल बहुत बड़ी तब्दीली थी। उसके बाद आए अमीर मकाम। अब अमीर मकाम नुमाइंदगी कर रहे थे नवाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की, लेकिन हैरानकुन तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं की। जनरल बाजवा साहब को कोई नाम नहीं लिया, जनरल फैज़ मीर साहब को कोई नाम नहीं लिया। और जो अमीर मकाम है उन्होंने नवाज शरीफ का जो बयानी है उसमें से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। तो अब इसको आप क्या समझें कि नवाज शरीफ के बयानी से बगावत है कि उन्होंने नवाज शरीफ की कही हुई एक बात को भी नहीं दोहराया, कोई सख्त बात नहीं थी फ़ौज के ख़िलाफ़, कोई इदारों पर तनकीद नहीं थी। ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन था ये भी कि वो नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे, नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ के बयानी की एक बात भी उन्होंने नहीं की। उसके बाद मौलाना तारमान आए स्टेज पर मौलाना फजल रहमान को दावत देने के लिए, और उन्होंने फैसल जावेद बनने की कोशिश की और PTI वाला काम किया, जैसे PTI वाले अपने जलसे में करते थे कि लाइटें बंद करवा के और कहते थे कि टॉर्च जो है उसकी मोबाइल की वो ऑन की जाए, और सब मोबाइल की टॉर्च जो है वो ऑन करके और उसको यूँ वो करते थे, और फिर वो एक मंज़र जो है वो बड़ा नज़र आता था मोबाइल की लाइटों का। तो ये उन्होंने कराया। फिर फजल रहमान साहब आए, उन्होंने कहा कि अब जंग का आगाज़ हो चुका है, पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हमारी वो कह रहे थे जद्दोजहद उससे पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। और उन्होंने कहा कि हमें धांधली करने वाला भी मालूम है, ये जो नामालूम अफराद हैं हमें उनके नाम अच्छी तरह मालूम हैं। उन्होंने कहा फ़ौज दिफा का इदारा है, अगर वो दिफा का इदारा रहेगा तो हमारी फ़ौज है, हमारा इदारा है, लेकिन अगर सियासी किरदार वो अदा करेंगे तो फिर उनको तनकीद के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और फिर हम नाम भी लेंगे। और उन्होंने कहा कि फिर ये ना कहा जाए कि नाम ना लें हम, लेकिन उन्होंने बहरहाल नाम नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर इस्टेब्लिशमेंट, अगर फ़ौज हमारा साथ दे तो वो हमारे भाई हैं, हम भाई भाई होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि UAE ने $2 अरब पाकिस्तान से वापस मांग लिए हैं, सऊदी अरब ने भी $2 अरब वापस मांग लिए हैं। बजाय इसके कि इन मुल्कों की मजम्मत करते, उन्होंने बहरहाल अपनी हुकूमत पर चढ़ाई किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात की है कि पाकिस्तान जो है ना वो उन्होंने शायद सऊदी अरब के साथ कुछ ज़्यादती की है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि सऊदी अरब ने और UAE जो आजकल जिनके इसराइल के साथ यहूदियों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, उन्होंने सीने से लगाए हुए यहूदियों को, तो उन पे कोई तनकीद नहीं की, कोई बात नहीं थी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कि वो किस तरह से यहूदियों को जो है वो जो फजल रहमान साहब यहूदियों के क्योंकि बहुत ख़िलाफ़ हैं, तो इसराइल के हवाले से बात करते थे कि इमरान खान यहूदियों के एजेंट है। अब वो ये नहीं कहते कि मोहम्मद बिन सलमान
जो है वो यहूदियों के एजेंट है, और मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब जो है वो अरब कंट्रीज़ को तैयार करके और इसराइल को तस्लीम करवा रहे हैं। और ख़ुद भी वो ऐलान करें या ना करें, बहरहाल वो तकरीबन सरेंडर कर चुके हैं, अपनी फ़िज़ाई हदूद भी वो इसराइल को दे चुके हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल। तो बहरहाल ये आप सबके सामने ही है। उसके बाद उन्होंने फाटा के हवाले से कहा कि मुझे सब पता है किसके दबाव पर फाटा का इंतज़ाम किया गया। मुझे हैरानगी है कि उनसे पहले बिलावल ने तकरीर की तो बिलावल ने क्रेडिट लिया फाटा के इंतज़ाम का। वो कहते हैं हमारी कोशिश है, हमारी काबिश है, हमने कराया है। और फजल रहमान कहते हैं मुझे पता है ये किसने कराया, ये किसका दबाव था, कौन कराना चाहता। तो उन्होंने इशारों में कहा कि ये फ़ौज ने कराया, फ़ौज का दबाव था। और बिलावल कह रहे हैं हमने कराया है, हमारी काविश है। तो क्या बिलावल और पीपल्स पार्टी पर फ़ौज के कहने पर उन्होंने ये किया है? तो फिर वो क्रेडिट ले रहे हैं और ये मजम्मत कर रहे हैं। ये सूरत हाल है इनके आपस के इख्लाफात की, आपस के बयानी की। मैंने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने चीज़ें रख दी हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा जो सख्त तकरीर थी वो अख्तर मेंगल की थी सिर्फ, और उसके बाद महमूद अचकज़ई की थी। बिलावल की तकरीर में बहुत बड़ी तब्दीली थी और अमीर मकाम की तकरीर में भी बहुत बड़ी तब्दीली थी। दोनों के तकरीर में बरह रास्त फ़ौज पर कोई हमला नहीं था, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।